हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट चेंज विथ टाइम, है ना। तो देखो तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर टाइम के साथ अगर रिएक्टेंट का अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो अगर टाइम के साथ अगर रिएक्टेंट का प्रेशर अगर चेंज हो रहा है, तो अगर टाइम के साथ अगर रिएक्टेंट का प्रेशर चेंज हो रहा है तो हम लोग रेट कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़े थे कि अगर टाइम के साथ प्रेशर चेंज हो रहा है तो हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो K बराबर 2.303/T log P0 अपॉन PT, है ना बच्चों। चलो देखो तो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या कहता है, हमें क्वेश्चन लिखे, हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन करा था कि अगर क्वेश्चन नंबर आपके पैकेज का शायद 93 है ना, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंसीडर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वन एटम to this to acetone and ethane, है ना, which occurs with rate constant of इतना after initiation of the reaction। बोलता है कि यही रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंसीडर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 1 atm ऑफ, मतलब स्टार्टिंग प्रेशर इसका कितना है, 1 atm है ना। स्टार्टिंग प्रेशर इसका 1 atm है। रेट कांस्टेंट कितना है, तो 0.0019 सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। तो बोलता है कि कितने टाइम के बाद इसका जो प्रेशर है वो 1.8 atm हो जाएगा, ठीक है। बोलता है कि ये जो रिएक्शन है, आप इसको लिख लो आराम से क्वेश्चन को, है ना। आप लोग लिख लो क्वेश्चन को, अब हम मिटा दे रहे हैं, है ना। बस हम कुछ बात को नोट कर ले रहे हैं कि इसका रेट कांस्टेंट है 0.0019 सेकेंड इनवर्स, है ना। बोलता है किस टाइम के बाद इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो 1.8 atm होगा, मतलब किस टाइम के बाद इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो 1 atm होगा, 1.8 atm होगा। अब देखो तो यार, यही हमारा रिएक्शन था, है ना, कि CH3, मैं फिर से एक बार लिख ले रहा हूं। तो आपका जो रिएक्शन था वो था CH3 का होल 3 COO CH3 का होल 3 2 CH3 का होल 2 CO प्लस C2H6, है ना। बोलता है कि इनिशियली इसके जो प्रेशर थे वो 1 atm थे, है ना, मतलब इनिशियली तो ये सब रहा नहीं होगा। तो बोलता है किस टाइम के बाद इसका, किस टाइम मतलब कुछ देर तक रिएक्शन हो चुका है। टाइम टी का मतलब हुआ कि टाइम टी का मतलब हुआ कि रिएक्शन कुछ देर तक हो चुका है। तो अगर रिएक्शन कुछ देर तक हो चुका है तो इस रिएक्शन के कुछ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बन चुके हैं, मतलब टाइम टी पे इस कंटेनर में ए भी रहा होगा, ए भी रहा होगा और ए भी रहा होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको ए मान लो, इसको बी और इसको सी मान लो, मान लिए हैं। बस कोएफिशिएंट से मतलब होता है, क्या बन रहा है क्या उससे मतलब नहीं है, कोएफिशिएंट से सिर्फ मतलब होता है। तो बोल रहा है कि कुछ देर के बाद, तो कुछ देर के बाद प्रेशर 1.8 atm है। तो अगर कुछ देर तक अगर रिएक्शन हो चुका है, तो अगर कुछ देर तक रिएक्शन हो चुका है तो उस कंटेनर में ये भी रहा होगा, ये भी रहा होगा और ये भी रहा होगा, और तीनों के तीनों गैस है। तो अगर ये तीनों के तीनों गैस है तो प्रेशर क्या किसी एक के कारण डेवलप हुआ होगा, नहीं, तो इसके कारण भी, इसके कारण भी और इसके कारण भी डेवलप हुआ होगा। मतलब जो प्रेशर डेवलप हुआ होगा वो क्या सिर्फ इसके कारण डेवलप हुआ होगा, क्या सिर्फ इसके कारण डेवलप हुआ होगा, क्या इसके कारण डेवलप हुआ होगा, नहीं, इसके कारण भी, इसके कारण भी और इसके कारण भी। मतलब टाइम टी पे जो प्रेशर डेवलप हुआ है वो ओवरऑल के कारण डेवलप हुआ है। और वो प्रेशर कितना है, तो प्रेशर एट टाइम टी इज 1.8 atm।
तो बताए थे क्या करना है, कुछ देर तक जब रिएक्शन हो चुका है तो खर्च हो चुका है, कितना खर्च हुआ मुझे भी नहीं मालूम है, सब में माइनस एक्स लगा दो, सब में पहले एक्स लगा दो, रिएक्टेंट में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ऐसा सीखे थे, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। तो टाइम टी पे इसका प्रेशर रिएक्टेंट का कितना हो गया, 1 माइनस एक्स, ये कितना हो गया प्लस 2x प्लस एक्स। तो टोटल प्रेशर एट टाइम टी, तो टोटल प्रेशर एट टाइम टी कितना हो गया 1 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। तो 1 प्लस 2x बराबर 1.8, तो 2x बराबर 0.8, x बराबर 0.4, है ना। तो कुछ नहीं किए, टोटल प्रेशर दे रखा है 1.8 atm, तो टोटल प्रेशर का मतलब क्या होगा, उस टाइम पे ए भी रहा होगा, इसको ए भी रहा होगा, ए भी रहा होगा और ए भी रहा होगा, है ना। तो कैसे चेंज लिखना है बताया थे, सब में एक्स लिख दो, जो कॉफिशिएंट रहा उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो रिएक्टेंट उस माइनस, वो प्रोडक्ट वो प्लस। तो हमको चाहिए क्या, हम लोग पढ़े क्या है, तो k बराबर 2.303/t log P naught upon PT, where P naught is the pressure of reactant at time 0 और PT is the pressure of reactant at time t। मतलब मेरे को रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए था टाइम 0 पे और रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए था टाइम t पे। तो 0 पे तो दे रखा था 1 atm, तो k का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना सेकेंड इनवर्स है, तो इस सेकेंड इनवर्स है क्वेश्चन नंबर 94 है पैकेज का। तो 0.0019 सेकेंड इनवर्स है ना, बराबर 2.303 टाइम पूछा जा रहा है लॉग, तो रिएक्टेंट का प्रेशर 1 और ए 0.6, है ना। तो जब हम इसको सोल्व कर लेंगे, है ना, तो इसको सोल्व कैसे करोगे, तो log 10 हो जाएगा, तो log a बाई, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10 के पावर माइनस 3 बराबर 2.303/t, तो log a बटा v, तो log क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 गुना 10, तो log a बाई v कितना हो जाएगा log 5 माइनस log 3, तो log 5 का वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, है ना। तो टाइम टी का मतलब वही होता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कितने टाइम के बाद टोटल प्रेशर 1.8 atm हो जाएगा। तो कितने टाइम के बाद, देखिए बहुत सारे लोग YouTube पे पढ़ाते हैं, देखते हैं जिनमें कोई कंटेंट नहीं होता है, तो मैं YouTube के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि मैं सिर्फ उस बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो हमसे क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ रहे थे, है ना। इसलिए थोड़ा सा भाई लेवल तो हाई रहेगा, है ना, जैसा और सब टीचर पढ़ाता है उस ढंग का यहाँ कंटेंट नहीं मिलने वाला है, यहाँ कंटेंट बहुत ही अपर दर्जे का मिलेगा और थोड़ा इसको चलाना पड़ेगा, है ना। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, ये सब क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होना है। अगर आईआईटी करने का विचार रखते हो तो, अगर नीट में बढ़िया रैंक लाने का विचार रखते हो तो, नहीं तो फिर तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, आपको पता है ना, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना है। तो बोल रहा है कितने टाइम के बाद टोटल प्रेशर 1.8 atm हो जाएगा, तो कितने टाइम के बाद टोटल प्रेशर 1, मतलब कुछ देर तक रिएक्शन हो चुका है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम। तो अगर कुछ देर तक अगर रिएक्शन हो चुका है तो उसमें सिर्फ एक नहीं रहा होगा, तीनों रहा होगा, मतलब ये जो 1.8 atm डेवलप हुआ है वो क्या सिर्फ रिएक्टेंट के कारण डेवलप हुआ है, तो नहीं, तो रिएक्टेंट के कारण भी डेवलप हुआ है और प्रोडक्ट के कारण भी डेवलप हुआ है, मतलब वो जो प्रेशर डेवलप्ड हुआ है वो रिएक्टेंट के कारण भी और प्रोडक्ट के कारण भी डेवलप हुआ है। तो टाइम टी पे निकाल लिए टोटल प्रेशर और इसको इक्वेट कर दिए, लिखो अब देखो तो यार एक और हम एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि ये गैसियस रिएक्शन है, ए गैस
2b गैस प्लस सी गैस, है ना। बोलता है कि प्रेशर ऑफ रिएक्शन, प्रेशर ऑफ रिएक्शन वैरी विथ टाइम, है ना। बोलता है कि रिएक्शन का जो प्रेशर है वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है। एक टाइम है और एक क्या है, प्रेशर है, ठीक है। तो एक टाइम है और एक प्रेशर है, और बोलता है कि टाइम 0 पे प्रेशर 1 एटीएम है और टाइम टी पे प्रेशर 5 एटीएम है। तो आपसे बोलता है कि रेट कांस्टेंट बताओ। सोचो क्या बोल रहा है कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है, नहीं, ये क्या है, प्रेशर ऑफ रिएक्शन है। तो प्रेशर ऑफ रिएक्शन दे रखा है टाइम 0 और टाइम टी पे। तो टाइम 0 का मतलब क्या हुआ, तो टाइम 0 का मतलब हुआ कि वैसा टाइम जहां पे रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, वैसा टाइम हम जहां पे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उस टाइम को हम लोग टाइम 0 कहते हैं। तो जिस समय हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं दैट टाइम उस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट नाम की कोई चीज नहीं होता है। तो अगर उस टाइम पे अगर सिर्फ और सिर्फ अगर रिएक्टेंट होता है तो प्रेशर भी सिर्फ और सिर्फ किसके कारण डेवलप होगा, तो प्रेशर भी सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के कारण डेवलप होगा। मतलब ये टाइम 0 पे जो प्रेशर दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का दे रखा है, समझो बात को। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहां तो टाइम टी पे प्रेशर दे ले था तो हम सीधे पी नॉट बाई पीटी का लगा देंगे। तो ये टाइम टी पे जो काइनेटिक इक्वेशन में जो पीटी है वो रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए, के बराबर 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन पीटी जो है, तो पीटी इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, बट इन दिस क्वेश्चन प्रेशर ऑफ रिएक्शन गिवन एट टाइम टी। मतलब जो काइनेटिक इक्वेशन में है पीटी क्या है, रिएक्टेंट का प्रेशर है टाइम टी पे, लेकिन क्वेश्चन में किसको दे रखा है, रिएक्शन का प्रेशर दे रखा है। मतलब रिएक्शन का प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे ए भी रहा होगा, बी भी रहा होगा और सी भी रहा होगा। उस टाइम पे ए भी रहा होगा, बी भी रहा होगा और सी भी रहा होगा। मतलब ये रिएक्टेंट का प्रेशर सिर्फ नहीं है, पूरा रिएक्शन का प्रेशर है। मतलब ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। लेकिन आपको चाहिए क्या, तो K बराबर 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन पीटी चाहिए। मतलब पी नॉट मतलब प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, पीटी इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। मतलब टाइम टी पे मुझे रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए, टाइम टी पे रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, टाइम टी पे रिएक्शन का प्रेशर गिवन है। तो टाइम टी पे जो रिएक्शन का प्रेशर गिवन है क्या हम लोग उसको लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम टी पे। तो रिएक्टेंट का प्रेशर हम लोग टाइम टी पे कैसे निकालते हैं बताए हैं। तो इसको लिखो ए गैस, कुछ नहीं करना है, 2b सी अगर फास्ट लिखना है तो टाइम 0 पे तो इसका प्रेशर 180 में तो है नहीं, चेंज क्या करना है, सब में एक्स लिख दो, सब में एक्स लिख दो। तो टाइम टी पे कितना हो गया, 1 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। तो देखो यही टाइम टी पे रिएक्टेंट का प्रेशर है, तो टाइम टी पे रिएक्टेंट का प्रेशर 1 माइनस एक्स है। तो अगर हम लिखें कि टोटल प्रेशर एट टाइम टी, तो टोटल प्रेशर एट टाइम टी अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स बराबर 5। तो 2x बराबर 4, x बराबर 2, ज्यादा हो गया ना जी, है ना। चलो इसको 1.5 ले लेते हैं, ऐसे डाटा हम पुट करा था, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x बराबर 0.5, तो x बराबर 0.25, है ना। तो रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम टी पे कितना हो जाएगा, तो k बराबर 2.303 बाई टी लॉग, तो पी नॉट, तो पी नॉट इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 1, पीटी प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम टी पे तो 1 माइनस 0.25, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट। देखो बस यही समझना है कि यहां जो आपका प्रेशर दे रखा है टाइम टी पे रिएक्शन का प्रेशर गिवन है ना, लेकिन आपको चाहिए क्या, रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए। किसका प्रेशर चाहिए, रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए टाइम टी पे। लिखो
लिख लीजिए बच्चों। देखो तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में हाफ लाइफ का मैंने बात करा था, है ना। आज हम लोग फुल लाइफ का बात करने जा रहे हैं। फुल लाइफ मतलब कि वैसा टाइम, फुल लाइफ का मतलब क्या हुआ कि वैसा टाइम जिस टाइम पे, नाम से ही पता चल रहा है पूरा मतलब साफ, मतलब वैसा टाइम जिस टाइम पे सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, उस टाइम को हम लोग फुल लाइफ कहते हैं। क्या बोले कि वैसा टाइम जिस टाइम पे सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, उस टाइम को हम फुल लाइफ कहते हैं। ठीक है। हाफ लाइफ क्या था कि वैसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा हो जाए। मतलब फुल लाइफ का मतलब क्या हुआ कि वैसा टाइम, कि टाइम एट विच रिएक्शन विल बी कंप्लीट, रिएक्शन विल बी कंप्लीट। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम एट विच ऑल रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, है ना। ऑल रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, मतलब वैसा टाइम जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, उस टाइम को हम लोग फुल लाइफ कहते हैं। मतलब वैसा टाइम जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम को हम लोग फुल लाइफ कहते हैं। तो फुल लाइफ का मतलब क्या हुआ कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर ए है, तो खर्च भी हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। मतलब हम जो भी लिए हैं वो सारा का सारा खर्च हो जाना चाहिए, है ना। मतलब मान लेते हैं कि अगर हम मार्केटिंग करने 10 गए तो 10 का 10 खर्च हो गया, मतलब सारा का सारा खर्च हो गया। तो मान लेते हैं किसी आदमी का उम्र 100 साल है और 100 साल जी चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, उस आदमी का अब उम्र पूरा हो चुका है, ऊपर जाने का समय है। तो फुल लाइफ का मतलब ही वही होता है कि वैसा टाइम जिस टाइम पे सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, उस टाइम को हम लोग फुल लाइफ कहते हैं। मतलब वैसा टाइम जिसमें जितना भी इनिशियल अमाउंट है वो सारा का सारा खर्च हो जाए। मतलब अगर इनिशियल अमाउंट अगर ए है तो खर्च भी अगर ए हो जाए, तो इस टाइम को हम लोग फुल लाइफ कहेंगे। अब देखो तो अगर हम देखें तो k बराबर क्या होता है, 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। तो k बराबर 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स। तो a माइनस ए 0, तो k बराबर 2.303/t log a बटा 0। a बटा 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो अगर हम टाइम निकालेंगे तो इस रिएक्शन का कंप्लीट होने का टाइम इनफाइनाइट होता है। मतलब अगर हम बात करें कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिएक्शन कंप्लीट इनफाइनाइट टाइम पे होता है। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, इनफाइनाइट टाइम पे, है ना। क्योंकि जब x का वैल्यू जब आप a पुट करोगे तो a माइनस ए 0, मतलब अनडिफाइंड। मतलब कि वैसा टाइम जिसमें सारा का सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, फुल लाइफ। और ऐसा कब होगा, जब हमारा टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। इसको लिखो तो। अब देखो तो यार, हम लोग पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, वहां पे आपको दो टाइम पे प्रेशर गिवन था, है ना। से मान लेते हैं कि ये कोई गैसियस रिएक्शन है, ए गैस बी गैस प्लस सी गैस, है ना। और आपको यहां पे ऐसा दे रखा है कि इस रिएक्शन का प्रेशर
टाइम के साथ वैरी कर रहा है, ठीक है। और बोलता है, हम यहां पे लिखते हैं प्रेशर और लिखते हैं टाइम, है ना। तो बोलता है कि टाइम टी पे इसका प्रेशर P1 है और टाइम इनफाइनाइट पे प्रेशर इसका P2 है ना। बोलता है कि टाइम टी पे इसका प्रेशर P1 है और टाइम इनफाइनाइट पे इसका प्रेशर P2 है। तो आपसे बोला जा है रेट कांस्टेंट बताओ। देखो आराम से तुम समझना है। अब बोलता है कि ये जो रिएक्शन है वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर के हैं, ठीक है। हम इसको केस ले लेते हैं 2। मान लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बोलता है कि टाइम टी और टाइम इनफाइनाइट पे प्रेशर दे रखा है, ठीक है। तो टाइम टी और टाइम इनफाइनाइट पे प्रेशर दे रखा है और आपसे रेट कांस्टेंट पूछ रहा है ना। देखो अगर हमको रेट कांस्टेंट चाहिए, है ना, तो हमको अगर रेट कांस्टेंट चाहिए तो हम लोग रेट कांस्टेंट बराबर क्या पढ़े, 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन पी टी, वेयर पी नॉट इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, Pt is the pressure of reactant at time, P naught is the pressure of reactant at time 0 और Pt is the pressure of reactant at time t। मतलब कि अगर आपको रेट कांस्टेंट चाहिए तो पहले आपको रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम 0 पे चाहिए और रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम टी पे चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में रिएक्टेंट का प्रेशर ना तो टाइम 0 पे दिया है ना तो रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम टी पे दिया है। तो दिया क्या है, तो पूरे रिएक्शन का प्रेशर दिया है टाइम टी पे। तो अगर पूरे रिएक्शन का अगर प्रेशर टाइम टी पे दिया है तो टाइम टी पे क्या उस रिएक्शन में सिर्फ ए रहे होंगे, तो नहीं, उसमें ए भी रहे होंगे, बी भी रहे होंगे और सी भी रहे होंगे। मतलब टाइम टी पे जो प्रेशर ये जो मेजर किया होगा वो क्या सिर्फ ए के कारण, तो नहीं, ए के कारण भी, बी के कारण भी और सी के कारण भी। मतलब क्या टाइम टी पे रिएक्टेंट का प्रेशर है, तो नहीं। लेकिन मुझे चाहिए था क्या, टाइम टी पे रिएक्टेंट का प्रेशर। क्या चाहिए था, टाइम टी पे रिएक्टेंट का प्रेशर। लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। दूसरा क्या चाहिए था, जीरो टाइम पे, तो दिया हुआ ही नहीं है। दूसरा क्या दे रखा है, इनफाइनाइट टाइम पे प्रेशर। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करने क्या है, ये जितने कंडीशन गिवन होंगे उतने कंडीशन को डेवलप करना है। मतलब हमको जीरो टाइम पे प्रेशर चाहिए था रिएक्टेंट का, वो नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये तो श्योर है कि अगर गैसियस सब्सटेंस है तो जीरो टाइम पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा, भले इन्होंने मेजर नहीं करा या क्वेश्चन में नहीं दिया। तो हम मान लेते हैं कि लेट द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0। तो मान लेते हैं कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 इज P। तो मान लेते हैं कि जीरो टाइम पे रिएक्शन का प्रेशर P था, मतलब टाइम 0 पे इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन था, A था, मतलब B और C नहीं था। और टाइम 0 पे इसका प्रेशर मान लेते हैं P है ना। तो अगर टाइम 0 पे अगर इसका प्रेशर अगर P है तो पहला क्या दे रखा है, टाइम T का कंडीशन। तो टाइम T पे A, B और C रहा होगा, तो हम लोग पहला कंडीशन के पास पहुंचते हैं। तो टाइम 0 पे P मान लिए हैं, तो मान लेते हैं चेंज हुआ -x प्लस x प्लस x, है ना। तो टाइम T पे कितना हो गया प्रेशर, P माइनस x प्लस x और प्लस x, है ना। तो पहला कंडीशन दे रखा है टाइम T पे। तो अगर टाइम T की अगर बात करोगे तो टोटल प्रेशर एट टाइम T, है ना। तो टोटल प्रेशर एट टाइम T क्या हो जाएगा, तो P माइनस x प्लस x बराबर P1। तो दिस P प्लस x बराबर P1, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। मतलब आपके क्वेश्चन में दे रखा है टाइम T पे पहला प्रेशर, तो पहला कंडीशन हम टाइम T पे लगा लिए। दूसरा क्या दे रखा है, टाइम इनफाइनाइट पे। तो टाइम इनफाइनाइट का मतलब क्या हो, जिसमें सारा सारा रिएक्टेंट खर्च हो जाए, मतलब ये बचेगा ही नहीं, मतलब इसका प्रेशर 0 हो जाएगा। जस्ट मोल वाला रिलेशन है 1 से 1, तो P से कितना बनेगा P और A कितना बनेगा P से P। मतलब दो टाइम पे कंडीशन दे रखा था, टाइम T पे और टाइम इनफाइनाइट पे, है ना। तो हम दोनों जगह कंडीशन लगाएंगे। तो टाइम T का मतलब जहां कुछ खर्च हुआ है
और टाइम इनफाइनाइट का मतलब जहां पे सारा का सारा खर्च हो गया, तो टाइम इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा, तो P प्लस पी, 2P बराबर P2, तो P बराबर क्या हो गया, P2/2। बोलो, तो जीरो टाइम पे प्रेशर नहीं माना था ना जी, तो P2/2, तो टाइम जीरो पे प्रेशर आ गया, P2 नोन या अननोन, तो नोन, एक क्वेश्चन में गिवन है ना, तो क्वेश्चन में गिवन है, तो K बराबर आप क्या लिख लोगे, तो आप K बराबर लिख लोगे कि 2.303/t log P, तो जीरो टाइम पे प्रेशर हम P माने हैं और उसका वैल्यू कितना आया है, P2/2, और टाइम T पे प्रेशर कितना है, P माइनस एक्स, तो P माइनस एक्स, तो यहां से x का वैल्यू आप क्या निकालोगे, तो P1 माइनस P, तो P1 माइनस P, है ना, और P का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे P2 के टर्म में, यहाँ से रेट कौन, देखो ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सब, ये IIT जेई का क्वेश्चन है, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस दो चीजों को आपको फोकस करना है, टाइम टी और टाइम इनफाइनाइट। तो टाइम टी पे पहला कंडीशन को डेवलप कर लो और दूसरा टाइम इनफाइनाइट पे, दोनों की इक्वेट कर दो, पी और एक्स आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। लिख लीजिए जी। देखो यार, IIT 91 में पूछा है और पैकेज का क्वेश्चन नंबर 31 है ना, क्वेश्चन लिखने का तो बहुत टाइम चला जाएगा, चलो लिख देता हूं फिर भी। बोलता है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, उतना नहीं लिखेंगे, ये इक्वेशन दे रखा है N2O5 2NO2 प्लस हाफ O2, है ना, IIT का क्वेश्चन बैंक तो सबके पास होगा। आगे क्या कहता है कि इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका जो डिकम्पोजिशन है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। चलो, बोलता है आफ्टर 30 मिनट from the start of the decomposition, from the start of the decomposition, start of the decomposition in a closed vessel, in a closed vessel, in a closed vessel, the total pressure is found to be the total pressure is found to be total pressure is found to be 284.4 mm of Hg, and on completion and on completion and on completion the total pressure is on completion the total pressure is 584.5 millimeter of Hg. Well, calculate the rate constant of the reaction.
कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, है ना। देखो आईआईटी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो तो भाई क्या कहता है, कहता है कि N2O5 2NO2 प्लस हाफ O2, है ना, और बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। बोलता है कि 30 मिनट के बाद, कब, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन इन ए क्लोज्ड वैसल। बोलता है जब हम इसको क्लोज्ड वैसल में स्टार्ट किए हैं डिकम्पोजिशन, उसके 30 मिनट के बाद, सोचो मतलब जिस समय डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ है उसके 30 मिनट के बाद, तो उसके 30 मिनट के बाद क्या रहा होगा, ये भी रहा होगा, ये भी रहा होगा और ये भी रहा होगा। मतलब 30 मिनट बाद जो प्रेशर डेवलप्ड हुआ होगा वो क्या सिर्फ N2O5 के कारण डेवलप हुआ होगा? तो बोलेगा सर बिल्कुल भी नहीं, तो इसके कारण भी, इसके कारण भी और इसके कारण भी। मतलब टाइम टी पे जो प्रेशर दिया हुआ है वो क्या सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर है? तो नहीं, तो किसका प्रेशर है? N2O5 का भी, NO2 का भी और O2 का भी। मतलब ओवरऑल रिएक्शन का प्रेशर दिया हुआ है। किसका प्रेशर दिया हुआ है? ओवरऑल रिएक्शन का प्रेशर दिया हुआ है। चलो, बोलता है कि मतलब टाइम टी पे जो प्रेशर दे रखा है, हम शायद इधर लिख सकते हैं, ये है टाइम और ये है प्रेशर। तो टाइम 30 मिनट पे कितना प्रेशर है? तो 30 मिनट पे जो प्रेशर है वो है 284.4, है ना। चलो, बोलता ऑन कंप्लीशन, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब इनफाइनाइट टाइम पे। तो इनफाइनाइट टाइम पे प्रेशर कितना है ऑन कंप्लीशन? मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। मतलब कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि अब ये N2O5 नहीं है, ये N2O5 सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो चुका है? NO2 और O2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो बोलता है उस टाइम पे जो प्रेशर है वो कितना है? तो 584.5 मिलीमीटर ऑफ Hg, 584.5 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। तो बोलता है कि रेट कांस्टेंट बताओ। अब देखो यार, जो भी हम लोग क्वेश्चन करा था ना वही सेम क्वेश्चन है। बोलता है इस रिएक्शन के, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के है ना। तो अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के है और अगर आपको रेट कांस्टेंट चाहिए तो आप रेट कांस्टेंट बराबर क्या पढ़े हो? तो 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन पी टी, यही पर है ना। तो जहां पे पी नॉट क्या है? तो पी नॉट है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 और पीटी क्या है? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, है ना। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर का, अगर आपको रेट कांस्टेंट चाहिए तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होता है? तो K बराबर 2.303 बाई टी होता है और लॉग पी नॉट अपॉन पी टी। जहां पे पी नॉट क्या है? तो पी नॉट है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 और पीटी क्या है? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। लेकिन यहां पे देखो तो दोस्तों, यहां पे ना तो रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम 0 पे दिया है, ना तो रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम टी पे दिया है। तो क्या दे रखा है? तो पूरा रिएक्शन का प्रेशर दे रखा है टाइम टी पे और इनफाइनाइट टाइम पे। लेकिन हमको चाहिए क्या? तो टाइम 0 पे रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए। देखो, तो टाइम 0 पर भी कुछ ना कुछ रिएक्टेंट के प्रेशर रहे होंगे, लेकिन इस आदमी ने कंसीडर नहीं करा। तो इस आदमी ने अगर कंसीडर नहीं करा तो हम मान लेते हैं कि टाइम 0 पे प्रेशर P है ना। तो मान लेते हैं कि लेट द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, है ना, इज P। मतलब टाइम 0 पे तो सिर्फ P है, ये दोनों है नहीं। तो पहला कंडीशन आप टाइम 30 मिनट का डेवलप करो। तो क्या बताएं, टाइम के लिए कुछ खर्च हुआ होगा, तो मान लेते हैं x, क्या बोले सब में x लगा दो, जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 और यहाँ पे कॉफिशिएंट 1/2 मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ प्लस x, यहाँ प्लस x। तो पहला कंडीशन टाइम t पे, तो टाइम t पे p माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2, है ना। तो p माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2 बराबर, तो p माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2 बराबर 284.4, है ना। तो क्या हो जाएगा ये p प्लस एक्स प्लस x/2 बराबर 284.4। इसको एलसीएम लोगे तो 2p प्लस 2x प्लस x बराबर 284.4।
तो 2p प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 284.4 इंटू 2, पहला कंडीशन है ना। दूसरा क्या बोलता है टाइम इनफाइनाइट पे, तो ये तो सारा सारा खर्च हो जाएगा, तो जीरो, ये कितना हो जाएगा, तो ये p खर्च होगा तो ये कितना बनेगा 2p, और ये कितना होगा p/2। तो टाइम इनफाइनाइट पे हो जाएगा टोटल, मतलब सारा सारा खर्च, तो जब p खर्च होगा तो ये कितना बनेगा 2p, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा p/2। तो टाइम इनफाइनाइट पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो 2p प्लस p/2 बराबर 584.5, तो 5p/2 बराबर 584.5, यहां से p आ जाएगा है ना। तो यहां से p को वैल्यू जब पुट करोगे, तो यहां से पुट करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो p क्या है, तो रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम जीरो पे, और x क्या है, तो यहां से रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम टीपी कितना हो जाएगा p माइनस एक्स, तो क्या पुट कर लोगे k बराबर 2.303/t लॉग, तो p का वैल्यू जो आएगा अपॉन p माइनस एक्स। देखो भाई कुछ नहीं है ना, मतलब दो कंडीशन दे रखा है, टाइम 30 पे और टाइम इनफाइनाइट पे है ना। तो पहला कंडीशन टाइम 30 पे निकाल दिए, दूसरा टाइम इनफाइनाइट पे लगा दिए, तो हमारा क्या आ गया रेट कांस्टेंट आ गया। लिखो इसको, लिख ली बच्चों। अब देखो तो बच्चों, अगर कहीं पे ऐसा रहता कि ए गैस, बी गैस, सी गैस प्लस डी सॉलिड है ना, और बोलता कि प्रेशर ऑफ रिएक्शन वैरी विथ टाइम, बोलता ए गैस, बी गैस, सी गैस प्लस डी सॉलिड है, ये सॉलिड है ना। बोलता कि प्रेशर ऑफ रिएक्शन वैरी विथ टाइम, प्रेशर है और एक टाइम है ना। और यहाँ पे बोलता है टाइम जीरो पे प्रेशर P, और चलो, और यहाँ पे टाइम T पे प्रेशर दिया रहता P1 है ना, और आपसे बोलता रेट कांस्टेंट बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेशर ऑफ रिएक्शन वैरी विथ टाइम, तो यहाँ पे जो है रिएक्शन का प्रेशर टाइम के साथ वैरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर रिएक्शन का प्रेशर अगर टाइम के साथ वैरी कर रहा है और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रेट कांस्टेंट बताओ, है ना। तो देखो, तो रेट कांस्टेंट बराबर आप क्या पढ़े हो, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन बोलता है ना, बोलता है दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। देखो मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, अगर कहीं पे सॉलिड रहे ना, तो हम लोग प्रेशर ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल, प्रेशर ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू गैस, है ना।
तो अगर कहीं पे किसी रिएक्शन में अगर सॉलिड रहेगा तो हम लोग उसके प्रेशर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो सॉलिड जो प्रेशर डेवलप करता है वो गैस के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम डेवलप करता है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में अगर सॉलिड भी रहे और गैस भी रहे तो हम लोग जो कंसीडर करेंगे प्रेशर वो सिर्फ और सिर्फ किसका प्रेशर कंसीडर करेंगे, तो गैस का प्रेशर कंसीडर करेंगे। मतलब हम लोग सॉलिड का प्रेशर कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो तो भाई क्या दे रखा है, तो प्रेशर दे रखा है टाइम 0 पे और टाइम t पे, है ना। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का अगर काइनेटिक इक्वेशन है तो आपको क्या चाहिए, तो रेट कांस्टेंट के हम लोग क्या पढ़े हैं, तो k बराबर 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन पी टी। तो वेयर पी नॉट इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 और पी टी इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। मतलब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और अगर आपको रेट कांस्टेंट चाहिए तो रेट कांस्टेंट बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो k बराबर 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन पी टी। जहां पे पी नॉट क्या है, तो पी नॉट इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 और पी टी इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। मतलब अगर हमको क्या चाहिए, टाइम 0 पे रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए और टाइम t पे रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में 0 टाइम पे तो रिएक्टेंट का प्रेशर गिवन है, लेकिन टाइम t पे रिएक्टेंट का प्रेशर गिवन नहीं है। टाइम t पे किसका प्रेशर गिवन है, ओवरऑल रिएक्शन का। और अगर ओवरऑल रिएक्शन का अगर प्रेशर गिवन है तो टाइम t पे उसमें ए बी सी सब रहे होंगे, और अगर ए बी सी सब रहे होंगे तो प्रेशर सब के कारण डेवलप हुए होंगे, और अगर प्रेशर सब के कारण डेवलप हुए होंगे तो सबका प्रेशर दे रखा है। तो देखो हमको चाहिए रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम टी पे, तो क्या बताए हैं, जो टाइम टी पे प्रेशर दे रखा है यहां से कंडीशन डेवलप करेंगे, ए गैस बी गैस सी गैस प्लस डी सॉलिड। कुछ नहीं है जी, बहुत ही जी है, लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत होता है। तो टाइम 0 पे पी लिख लो। अब क्या करना है, चेंज में एक्स लिख लो, सम में रिएक्टेंट में माइनस प्रोडक्ट में प्लस, सम में एक्स लिख दिए और रिएक्टेंट में माइनस प्रोडक्ट में प्लस लगाते चले गए, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई। तो इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1 और इसका कॉफिशिएंट 1, है ना। तो टाइम टी पे कितना हो गया दोस्तों, तो p माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स। तो देखो वहां पे जो हम लोग टोटल प्रेशर टाइम टी लेते थे, तो ए का भी लेते थे, बी का भी लेते थे और सी का भी लेते थे। अब देखो यहाँ पे डी क्या है, सॉलिड है, तो इसके प्रेशर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। डी क्या है, सॉलिड है, और अगर डी सॉलिड है तो हम लोग इसके प्रेशर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिर्फ किसके प्रेशर को कंसीडर करेंगे, तो ए का, बी का और सी का। तो टाइम टी पे जो हम प्रेशर लेंगे वो किसका लेंगे, सिर्फ ए का, वी का और सी का। तो ए का प्रेशर टाइम टी पे कितना है, तो एट टाइम टी, तो P माइनस एक्स प्लस एक्स, तो P प्लस एक्स बराबर P1, तो x बराबर P1 माइनस P। तो P1 नोन, क्वेश्चन में गिवन है P नोन, है ना। तो K बराबर हमको रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए और रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम टी पे कितना है, P माइनस एक्स। तो K बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2.303 बाई टी लॉग P अपॉन P माइनस एक्स का वैल्यू P1 माइनस P, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन में अगर गैसियस के साथ साथ अगर सॉलिड कंपोनेंट भी अगर मेंशन हो, तो अगर गैसियस के साथ साथ अगर किसी रिएक्शन में अगर गैसियस के साथ साथ अगर सॉलिड भी मेंशन हो तो हम लोग सॉलिड के प्रेशर को नेग्लिजिबल कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, गैस के रिस्पेक्ट में। देखो तो यहाँ पे सॉलिड था, लिखना है लिख सकते हो आप, लेकिन जब हम प्रेशर लिए तो हम लोग उसके प्रेशर को कंसिडर नहीं किए।
अब देखो बच्चों, अब हम लोग कुछ डिफरेंट रिएक्शन का हम लोग रेट कांस्टेंट जानते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे कहेगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का रेट कांस्टेंट बताओ, ठीक है। तो हम बताए थे कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज एग्जांपल ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर कहीं पे H2O2 का डिकम्पोजिशन का अगर आपसे रेट कांस्टेंट पूछेगा, तो मुझे पता है कि H2O2 के जो डिकम्पोजिशन होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं तो इनका रेट कांस्टेंट जस्ट वही होगा। होगा क्या? रेट कांस्टेंट वही होगा। तो रेट कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। क्योंकि a जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा तो रेट कांस्टेंट हमारा वही हो जाएगा, है ना। देखिए एक जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा है कि बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, या फिर रेट ऑफ, अगर आपसे बोलता कि मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का डिकम्पोजिशन है, ठीक है, और आपसे बोलता कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 बताओ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 एट टाइम t। सोचो, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बताए हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब DO2 अपॉन dt पूछ रहा है। और हम बताए थे कि अगर जिस टाइम पे आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए तो पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो अगर ये H2O2 का डिकम्पोजिशन अगर ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का लिखते थे। तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था? तो रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो, तो अगर हम टाइम जीरो पे अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम जीरो, तो किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है भैया? फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन लिखाएगा, मतलब K इंटू ए, और K इंटू ए कितना हो जाएगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम टाइम टी की बात करेंगे तो टाइम टी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, और टाइम टी पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? K इंटू ए माइनस एक्स। बोलो, वहां भी हम लोग लेते थे टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स, तो यहां भी हम लोग टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स लिए हैं, और टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन बदलता था, और कॉन्सेंट्रेशन बदलने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बदलता था। तो हम लोग जैसे वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे हम लोग यहां भी वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। और जब रेट ऑफ रिएक्शन टाइम टी पे आ गया तो क्या हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे? तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा? तो प्लस DO2 अपॉन 1/2 dt, तो 2 पर चला जाएगा, तो 2 DO2 अपॉन dt, है ना, बराबर K इंटू ए माइनस एक्स। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? DO2 अपॉन dt, तो इधर आ जाएगा K ए माइनस एक्स बाई 2। देखो यार समझो, रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखने आता है, और रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखने आता है सभी कंपोनेंट का रेट ऑफ रिएक्शन आपस में इक्वल, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तुम प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन से जब रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछता था तो हम लोग पहले उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते थे। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? DO2 बाई 1/2 D2। लेकिन हमको चाहिए क्या? रेट ऑफ फॉर्मेशन A चाहिए। यहां पे है क्या? तो 2 DO2 अपॉन dt, लेकिन मुझे चाहिए क्या? DO2 अपॉन dt, तो 2 को इधर कर दिए। मतलब अगर टाइम t पे मुझे अगर O2 का फॉर्मेशन चाहिए था, तो अगर टाइम t पे अगर मुझे O2 का फॉर्मेशन चाहिए था तो हम पहले क्या कर लिए? तो पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिए। क्या किए हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिए। और जब रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिए तो हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। बोलो, तो जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिए तो हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। यस या नो? तो कहने का मतलब क्या है? तो हम लोग कुछ रिएक्शन का भी रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कुछ रिएक्शन का रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं? कुछ और मान लेते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे H2O2 का डिकम्पोजिशन, तो आपको याद होना चाहिए कि जो H2O2 का डिकम्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो सारा कुछ वैसे ही होगा जैसे वहां रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो R बराबर K इंटू ए, तो R बराबर K इंटू ए होगा टाइम जीरो पे। तो टाइम जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन A लिए हैं तो टाइम जीरो का कॉन्सेंट्रेशन, टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स लिए हैं तो टाइम टी का कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए था
तो पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिए और सभी कंपोनेंट का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा, तो हम O2 के रिस्पेक्ट में लिखें या इसके रिस्पेक्ट में लिखें रेट ऑफ रिएक्शन, या इसके रिस्पेक्ट में लिखें, तो रेट ऑफ रिएक्शन A हो गया। लेकिन मुझे चाहिए था क्या, तो मुझे चाहिए था रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन A होता है DO2 अपॉन DT, तो यहां से निकाल लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद। और आप लोग क्वेश्चन को सीरियसली लीजिए, है ना, क्वेश्चन को बनाइए। और बहुत स्टैंडर्ड, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऐसे ही पढ़ाते हैं जी, जिनके पास कोई कंटेंट नहीं होता है। तो मैं आपको उस तरह से यूट्यूब पे पढ़ाने वाला नहीं हूं, है ना। मैं तो यूट्यूब पे पढ़ाने का मकसद ही, मेरा मेनली मकसद है कि वो बच्चे हैं जो हमसे पढ़ रहे थे वो पढ़ें, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।